नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो 22 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का जेईई मेंस का फिजिक्स का पेपर आपके सामने है। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूं बेटा डिस्क्लेमर कि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। हमारे बच्चों ने हमें जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताए थे, उसके हिसाब से मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। फाइनल आंसर की में या फाइनल पेपर में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, दैट वी विल सी। तो चालू करते हैं डायरेक्ट। देखो पहला क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कटिंग ऑफ लेंस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। तो ये फोकल लेंथ इसकी कितनी है बेटा, एफ है। इसको कट कर दिया हमने 4 पार्ट में, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कटिंग भी हुआ है और वर्टिकल कटिंग भी हुआ है। तो लेक्चर में जो है आपने बहुत बार सुना होगा कि 2 प्रकार कटिंग होती है, एक तो अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस और एक वर्टिकल टू द ऑप्टिकल एक्सिस। अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस कटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे, फोकल लेंथ पे। और वर्टिकल कटिंग से जो है फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये आपको पता होगा। तो आपने को पूछा है कि एक पार्ट, ये दिख रहा है आपको, इस एक पार्ट की फोकल लेंथ है ना, इस एक पार्ट को बनाने के लिए पहले कैसी कटिंग हुई होगी, हॉरिजॉन्टल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा फोकल लेंथ में। उसके बाद जो है वर्टिकल कटिंग हुई होगी, उसमें फोकल लेंथ आपकी 2f होगी। तो मेरा आंसर इसमें रहेगा 2f, है कि नहीं। तो वर्टिकल कटिंग से जो है क्या बोलते हैं, आपका फोकल लेंथ डबल होता है। हॉरिजॉन्टल कटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता लेंस की फोकल लेंथ पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है, आपको क्लास में बिल्कुल पता ही होगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं, रेडियस ऑफ ट्यूब। ये किसका क्वेश्चन है बेटा, आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लूइड का कंटिन्यूटी इक्वेशन है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला गया है कि भाई यहाँ पे रेडियस है 2r पाइप की और यहाँ पे रेडियस है r। तो मतलब यहाँ का एरिया क्या बोलते हैं, एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस आधी हो चुकी है तो एरिया a/4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है एरिया a था तो यहाँ पे a/4 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया सर आपने, भाई रेडियस देखना, भाई एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। यहाँ का रेडियस जो है आधा हो चुका है तो एरिया हो जाएगा 1/4। और अगर एरिया 1/4 हो गया है ना, ab इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ab इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया 1/4 हो गया तो स्पीड 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। इससे आसान क्वेश्चन बेटा जेईई में नहीं आ सकता। दिस इज द स्मॉल, मतलब क्या बोलूं मैं इसमें, अभी बिल्कुल सीटी लेवल क्वेश्चन है ये। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल आपको करना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या बता सकता हूं मैं, ये थर्ड ऑप्शन है आपका, है ना, m-1 l-2 t⁴ a²। ये आपके डायमेंशन है किसके, कैपेसिटेंस के। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। कैपेसिटेंस के सिंपल डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे सारे ही क्वांटिटी के डायमेंशन जो है आपको पता होने चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है हर एक क्वांटिटी के डायमेंशन। तो रट्टा मार लो या फिर फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आया है कि नहीं। मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, प्रोटॉन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत हाई स्पीड से प्रोटॉन आपका मूव कर रहा है। उसके बाद जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया है। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है। तो रेडियस का फॉर्मूला सबको पता है, r इज इक्वल टू mv अपॉन क्या बोलते हैं, qb। तो यहाँ से जो है b निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन qr। फटाफट वैल्यू डालो। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी दी है साफ साफ, कितनी है, 2 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन दी है। क्यू चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और रेडियस दी है अपने को 1.6 10⁻⁵। तो अजीब सा डेटा है, ध्यान से देखिए। 1.6 खत्म होता है यहाँ पे, है कि नहीं। ये 10⁻⁻19 और -5 24 हो गया। ऊपर आने के बाद -3 बचता है तो 10⁻5 बचेगा। 2/1.6 × 10⁻5। तो ये 1.25 × 10⁻5। ये आपका आंसर मैच करता है ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तो रफली मैच हो रहा है। 1.25 यहाँ पे ऑप्शन में 1.2 है, बट दैट इज ओके। एक राउंड फिगर तक यहाँ पे कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से जो है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। इसके आपको अलग अलग सोल्यूशन मिलेंगे कहीं। मैं बहुत सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत सिंपल, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक अपने पास लूप है, सर्कुलर लूप है। एक सर्कुलर लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या करने वाला है, एंट्री करने वाला है। और उसके बाद एंट्री करके जो है बाहर भी निकलने वाला है कि नहीं। तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ किस तरह से आएगा, उसका ग्राफ बनाना है अपने को। तो ध्यान सुनना, जब ये सर्कुलर लूप जो है आपका एंट्री करेगा, सर्कुलर लूप जो है एंट्री करेगा, किसके अंदर एंट्री करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब तक सर्कुलर लूप आपका पूरी तरह से अंदर नहीं आ जाता मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर क्या होगा, बढ़ेगा। जब कंप्लीटली अंदर आ जाएगा अपने मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में सर्कुलर लूप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा लूप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लूप के अंदर बढ़ेगा एंट्री के टाइम पे, फिर कांस्टेंट होगा, और एग्जिट के टाइम से फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो ध्यान से सुनना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तब एक साइन का, मतलब पॉजिटिव साइन का अगर ईएमएफ आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब बाहर निकलते घट रहा होगा तो नेगेटिव साइन का आएगा। मतलब 2 बार जो है ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, ईएमएफ में डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। पहले जो है एंट्री करते वक्त क्या बोलते हैं, आपका लूप एंट्री कर रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए एक साइड में एक साइन का जो है ईएमएफ आएगा। और जब लूप बाहर निकल रहा है दूसरे साइन का ईएमएफ आएगा। मतलब ग्राफ में 2 बार जो है ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। इसीलिए जो है मैं ये वाले ग्राफ कट कर देता हूँ। वैसे भी ये ग्राफ बकवास है, क्योंकि इन ग्राफ में पहले बोला गया है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो, देखो स्टार्टिंग ईएमएफ 0 नहीं है ना। स्टार्टिंग में लूप बाहर था तो ईएमएफ 0 था। इसका मतलब ग्राफ जो है ओरिजिन चालू होना चाहिए। दोनों ग्राफ जो है ओरिजिन चालू नहीं हो रहे, इनको तो कट कर देते हैं। बचे ये 2 ग्राफ, ये वाला और ये वाला। ये भी ओरिजिन चालू होता है, ये भी ओरिजिन चालू होता है। ओरिजिन चालू होना मतलब क्या, इनिशियली जो है t=0 पे आपका ईएमएफ 0 था क्योंकि लूप बाहर था। उसके बाद देखिए ये वाले ग्राफ और ये वाले ग्राफ में क्या फर्क है, ध्यान सुनना।
यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है। स्लोप जीरो मतलब डी फाइव बाई डी टी जीरो है ना, डी फाइव बाई डी टी जीरो, क्योंकि ईएमएफ का ग्राफ है। ईएमएफ जीरो मतलब ही क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी जीरो। डी फाइव बाई डी टी जीरो मतलब आपका क्या बोलते हैं, स्लोप जीरो यहाँ पे, तो ये इसका मतलब है कि नहीं। और ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि फ्लक्स क्या है आपका, कांस्टेंट है, फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है ना। ध्यान सुना, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है क्या जीरो है, ईएमएफ जीरो आपका, है कि नहीं। यहाँ पे जो है आपका ईएमएफ अगर जीरो है बेटा, तो डी फाइव बाई डी टी जीरो मतलब फाइव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका फाइव हो जाएगा, है कि नहीं। और पूरी तरह से लूप जब अंदर होता है तो कांस्टेंट ही होता है फाइव। लेकिन यहाँ पे स्लोप कितना है, या तो स्लोप अनडिफाइंड है, ये तो बकवास ग्राफ है, क्या है अनडिफाइंड स्लोप, कैसे हो सकता है भाई, अनडिफाइंड स्लोप है ये। हाँ, यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे अनडिफाइंड स्लोप आ रहा है मैक्सिमम ईएमएफ के टाइम पे, तो इसीलिए जो है ये ग्राफ हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1 अपने पास बचता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। अगर आपको करना है इसको और तरीके से मैथमेटिकली करना है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। मैं आपको मैथमेटिकल तरीका बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर बता देता हूँ। देखो ये जो है मैथमेटिकल तरीके में क्या कर सकते हो, ये जो अपना लूप है इसको आप एक काम करो, इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर मान लो v स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड चल रहा है, v के साथ, है ना। ये आप रेडियस ले लो r, और अपने को मतलब है इतने पार्ट की लेंथ से, दिस मच लेंथ वी वांट, है कि नहीं। तो ये आपका रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा। और ये वाले पार्ट की जो है क्या बोलते हैं, आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, जो कि निकल के आएगी, ध्यान से देखना, ये वाले पार्ट की लेंथ जो है मैटर करती है, एल बोल देता हूँ इसको मैं। इसी से जो है डिफाइन होगा कि क्या बोलते हैं, कितना लेंथ अंदर रहेगा, बिकॉज जितना लेंथ अंदर रहेगा उतना ही ईएमएफ जो है इंड्यूस होने वाला है। इस लेंथ को लिख सकता हूँ मैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज दिस डिस्टेंस, और डी एक्स बाई डी टी क्या है आपका, वेलोसिटी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एल और एक्स में जो है इलिप्स का इक्वेशन बन रहा है, इलिप्स जो है यहाँ पे बनता है। तो इसलिए जो है ये भी मैथमेटिकली भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें जाते नहीं, मैथमेटिकली नहीं करना था इसको, बस लॉजिक से करना था, है ना। तो इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चन था, ग्राफिकल एनालिसिस जिसको अच्छे से आता है उसको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर, अरे 11 का क्वेश्चन आ गया, इससे बकवास क्वेश्चन आ नहीं सकता यार, मैं सही बता रहा हूँ। वर्क डन का क्वेश्चन पूछा यार, फाउंडेशन में पढ़ाते हैं ये लोग तो, है ना। वर्क डन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, और आपको बता रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो, है ना। वर्क डन बाय फोर्स अगर जीरो है मतलब एफ और डी एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे एफ डॉट डी की वैल्यू मतलब वर्क डन की वैल्यू जो है क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो एफ डॉट डी वर्क डन जो है आपका जीरो कर देते हैं। एफ डॉट डी कितना आ रहा है सर, डॉट प्रोडक्ट लेना दो वेक्टर्स का, तो 2 × 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, है कि नहीं। b × 1 फिर से 1 आ जाएगा, मतलब b आ जाएगा b के साथ, और k मतलब 1 × 1 फिर से 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 कर दो। b की वैल्यू -2 यहाँ पे आती है, विच इज़ द आंसर ऑफ नॉट मैचिंग। ये क्या हो गया, 2 है यहाँ पे, 2 × 1, अच्छा ये पहला 2 × 1 है, ओके यहाँ पे 2 आता है बेटा, 2 तो -3, तो -3 आपका आंसर है, सिंपल था। तो -3 के साथ जो है ये सब हम लोग क्लिक करेंगे। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, फार्मूला बेस। नेक्स्ट पे आते हैं, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ करंट इज आई नॉट। भाई एलसीआर सर्किट है, और एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आता है, जब रेजोनेंस चल रहा हो, क्या चल रहा हो, रेजोनेंस। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो है उसकी वैल्यू उन्होंने क्या बोली है, आई नॉट। मतलब ये आई नॉट पक्का क्या होगा, ई नॉट बाय आर होगा, क्योंकि जेड में जो है सिर्फ आर बचेगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट तभी आता है जब क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। और रेजोनेंस जब चलता है तो इंपीडेंस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बच जाता है आपका रेजिस्टेंस। तो ई नॉट बाय आर ये आपका मैक्सिमम करंट है। अब बोल रहा है रेजिस्टेंस को आधा कर दिया, रेजिस्टेंस आधा कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये आंसर है 2 आई नॉट। क्या बोलूँ यार इसमें, इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता भाई, है ना। सिंपल जो रेशो का क्वेश्चन है, रेशो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, स्टेटमेंट वाला है ना। फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट लाइट। पहले आ जाइए, मुझे बताइए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है। बीटा का फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल स्मॉल लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है कि नहीं। लैम्बडा डी बाई डी इसको हम लोग याद करते हैं, है कि नहीं। तो एनीवेज ये फॉर्मूला जो है इसमें हमें पता होना चाहिए बस कि बीटा किसके प्रोपोर्शनल है। बीटा जो है लैम्बडा के प्रोपोर्शनल है, बाकी सब छोड़ो। बीटा प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के। लैम्बडा किसका ज़्यादा होता है, बोलिए। लैम्बडा जो है किसका ज़्यादा होता है, रेड कलर का लैम्बडा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम होता है। तो रेड कलर का लैम्बडा ज़्यादा होने के कारण क्या बोलते हैं, रेड लाइट का जो है फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि नहीं। रेड का जो है ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो ये तो अभी बोला, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। दोनों का स्टेटमेंट करेंट है, और इस वाले से ही पहला वाला प्रूफ कर सकते हैं। एंड कहाँ गया स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हाँ तो ये आ गया 3 नंबर ऑप्शन, इसमें तो रीजन का कुछ बोला ही नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, अरे इनकरेक्ट बोला इसमें, कहाँ गया ऑप्शन अच्छा वाला। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। हाँ ये रहा बोथ वाला। तो इस तरीके से रीजनिंग इसमें पूछनी है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्चुअली इसमें ये भी बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये भी यहाँ पे सही लग जाएगा तुक्का, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैसेस हैज एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ इतना इतना गामा 1 गामा 2 दिए हैं। अच्छा गामा का फॉर्मूला होता है, पहले गामा का फॉर्मूला बताइए। गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f होता है, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा उतना गामा कम होगा। फिर से बता रहा हूँ, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा उतना ही गामा आपका क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान से देखिए, वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस
डायटोमिक गैस में 2 प्रकार होते हैं। नॉर्मल डायटोमिक गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है, और उसमें अगर वाइब्रेशन हो रहा है हाई टेम्परेचर वाला तो 2 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन जो है वाइब्रेशनल मोड के और आ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 बन जाता है ना। तो वाइब्रेटिंग गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 की जगह 7 होता है, मतलब बढ़ जाता है, तो गामा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो है वाइब्रेटिंग वाले का गामा कम होना चाहिए, है कि नहीं। तो गामा 2 शुड बी लेस। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा 1 नंबर का ऑप्शन। समझ में आया, सिंपल सा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला बेस ये सब। फिर से आया फोर्स का क्वेश्चन आ गया। टॉर्क पूछा है अभी, पहले वर्क डन पूछा था, अब टॉर्क पूछ रहे हैं भाई। वो वेक्टर की तैयारी चल रही है तो वेक्टर की, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला बताइए, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सबको पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर डाल दो, आर है ना, आर डाल दो यार, डिटरमिनेंट डाल दो, खत्म करो। आर क्रॉस एफ करना है, डिटरमिनेंट डाल देते हैं आई जे के। आर कहाँ है भाई, 2 - 3 7, आर को भर दिया। अब फोर्स की वैल्यू 1 2 - 3 1 2 - 3। फास्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना गलती ना हो जाए। यहाँ पे आता है 9 आई के साथ, 9 - 14 तो -5 बच रहा है कि नहीं। माइनस जे के साथ क्या बचेगा, -6 - 7 -13, और प्लस के 4 और 3 7। तो इस तरीके से आप देखो -5 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। कहाँ है भाई, -5 + 13 + 7, ये आ गया 3 नंबर का। तो 3 नंबर का ऑप्शन मैच करता है यहाँ पे। अरे भाई क्या बोलने का यार, वेक्टर क्वेश्चन है यार, आर क्रॉस एफ करने क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, डिटरमिनेंट डालना है, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। 2 वायर दिए, उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, वायर के बगल में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलिए, म्यू नॉट I/2 πd, है ना। उस फॉर्मूले को डालते हैं फटाफट। देखो पहला वायर कौन सा है भाई, पहला वायर ये लेते हैं 5 एम्पियर वाला। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आएगी, डॉट में आएगी। देखो ऊपर करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे उंगलियां घूमेगी तो कैसे आएगी, क्रॉस में जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, और इस 4 वाले की डॉट में आएगी। 4 वाले की जो आएगी वो डॉट में आएगी, पहले बता रहा हूँ, 4 वाले की डॉट में आएगी। ध्यान से देखो हाथ घुमा के, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है अपने को। दोनों क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। पास में कौन सा वायर है, रेड वाला, ये रेड वाला है ना। तो इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा। पहले इसका निकाल लेते हैं, B1 बोलते हैं इसको। B1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई मतलब कौन सा वाला, 4 एम्पियर, है कि नहीं, अपॉन 2 πd। डी कितना है भाई, कहाँ गया डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है क्या डालेंगे हम लोग, 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 × 10⁻²। तो कितना बच रहा है ये, 4 नमस्ते हो गया। देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आपको पता है, तो 4 पाई मतलब अब 2 बच जाएगा। 2 × 10⁻², 200 बच रहा है, 200, है कि नहीं। ये कहाँ से आया सर आपका, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई अपॉन 2 पाई, 2 बच जाएगा, 10⁻² पर आ जाएगा। तो 200 जो है क्या बोलते हैं आपका, टेस्ला में आंसर आ रहा है। 200 कैसे आ सकता है यार, 4 एम्पियर 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही किया क्या मैंने, हाँ तो सही किया। म्यू नॉट I/2 πd, B1 आ गया तुम्हारा। टेस्ला में पूछा है क्या, अच्छा 10⁻⁻7, यहाँ पे 10⁻⁻7 भूल गया मैं। तो यहाँ पे 10⁻⁻7 करेंगे म्यू नॉट के साथ, तो 10⁻⁻5 ले लो यार, इसको हटा दो 10⁻2 को। तो -5 में सारे आंसर है, वो तो आना ही था। एनीवेज ध्यान से देखिए, तो अपना B1 आ चुका है। B2 को देखें, B2 ब्लू कलर वाला है यार, चीटिंग मत करो। B2 जो है ब्लू कलर वाला है। B2 की वैल्यू देखिए, B2 इज इक्वल टू, फिर से वही म्यू नॉट आई कितना है भैया, अभी 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई, और डी की वैल्यू कितनी है, डी मतलब डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस 10 हो जाएगा। 10 लेना यहाँ पे, भूलना मत, 10⁻² के साथ। तो फिर से म्यू नॉट बाई 2 की वैल्यू आती है कितनी, 2 × 10⁻7 इंटू ये 5/10, मतलब 0.5 हो जाएगा ये, है कि नहीं। और 10⁻² ऊपर आ जाएगा, 10⁻² ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻5 तो आता ही है, और 1 भी आ रहा है साथ में एक, तो 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 बचेगा, ये आ गया 1 नंबर ऑप्शन, खत्म खेल। तो जो है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, म्यू नॉट I/2 πd वाले फॉर्मूले से एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दूसरा निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आंसर लाना है, टाटा बाय बाय, खत्म। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोलता है भाई, अ पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू अनदर प्लैनेट हैविंग मास 4 टाइम्स एंड रेडियस डबल देन द अर्थ। अबे भाई खतरनाक है, तो देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम रिमेन सेम ऑन द अर्थ, ये बोल रहा है। चेक करना पड़ेगा भाई वो तो, है ना। नए प्लैनेट पे ले गए पेंडुलम को। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी पे, है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लो, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन द ग्रेविटी। गलत है भाई, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। टाइम पीरियड लेंथ पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है सिर्फ ग्रेविटी पे। दूसरा ऑप्शन सीधा गलत है, पहला चेक करते हैं। पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू अनदर प्लैनेट, तो किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी कैसे डिफाइन होती है, G⁻M/r², है ना। ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट वगैरह वगैरह वगैरह। अब ध्यान से देखिए, ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट के बारे में पूछा जा रहा है। ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, तो G लिख देते हैं। मास कितना है प्लैनेट का भैया, मास कितना है, मास 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4m आ जाएगा, है ना, 4m आ गया। उसके बाद रेडियस कितनी है,
रेडियस डबल है मतलब उसका स्क्वायर होकर फिर से 4r आ जाएगा, r स्क्वायर, r खत्म, फिर से g वापस आ रहेगा। मतलब यार नया प्लेनेट जो है उसकी ग्रेविटी भी अर्थ की ग्रेविटी जितनी आ रही है, कुछ चेंज थोड़ी है ना। तो दोनों ग्रेविटी अगर सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। एक नंबर का ऑप्शन आपका ठीक है, सिंपल है ना। ग्रेविटी का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए था और टाइम पीरियड का फॉर्मूला वैसे ही बोलूंगा इसको तुम्हें। नेक्स्ट पे आते। उसके बाद ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास आया जरूर है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, बच्चे ने साफ साफ बोला था क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है इसलिए आंसर जो है इसका बच्चे निकाल नहीं पाए थे, सब बोल रहे थे गलत आंसर आ रहा है। फिर भी हमने कुछ क्वेश्चन बना के दिया है, बट वी आर नॉट श्योर कि एक्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो आंसर क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों का कहना यही था कि क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, वो तो हम ऑफिशियल आंसर की में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो इसका आंसर निकालता हूँ, ध्यान से देखो क्या बोला। देखो ए और बी आउटपुट्स है, इनपुट है सॉरी, और यहाँ पे जो है आपका आउटपुट है। यहाँ पे कोई अननोन लॉजिक गेट है, फिर सुनना यहाँ पे क्या है, अननोन लॉजिक गेट है, उसी को हमें पहचानना है। अगर ट्रुथ टेबल फाइनल इस तरह से आता है तो, है ना, तो क्या करो पता है, ट्रुथ टेबल डाल के देखते हैं। ट्रुथ टेबल बोल रहा है कि ए और बी को 0 डालो तो वाई में क्या आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए। चालू करते देखो, ए को 0 डाल दो और बी को भी 0 डाल दो। ए को 0 डालोगे तो वहाँ यहाँ पहुँचेगा 1, फिर क्या बोलते हैं 0 डालने के बाद यहाँ पहुँचेगा 0, है कि नहीं। बी को 0 डाला तो यहाँ पे सीधा जो है क्या बोलते हैं आपका 0 पहुँचेगा। बी को 0 डाला तो यहाँ पे जो है 1 पहुँचेगा। सही है ना, ध्यान से देखिए डायग्राम को। अब देखो ये एंड गेट है, यहाँ पे 1 और 0 का आंसर क्या आने वाला आपका 0, तो यहाँ कितना पहुँचा 0 पहुँचा। यहाँ फिर से क्या आ गया 0, है ना, 0 0 पहुँचे और वाई में आउटपुट मुझे पहले से पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 दिया है। 0 0 का आंसर 1 ला रहा है भाई, खतरनाक गेट है। तो 0 0 का आंसर 1 कौन ला सकता है, ऑप्शन में चेक करो। क्या एंड गेट 0 0 का आंसर जो है 1 ला सकता है? बिल्कुल नहीं सर, एंड गेट में 0 0 का आंसर 0 आता है। एंड गेट सॉरी फिर नैंड गेट है, नैंड गेट में आ सकता है क्या, आ सकता है। नैंड गेट में 0 0 का आंसर जो है 1 ही आता है। फिर देखते हैं नॉर में भी जो है 0 0 का आंसर कितना आता है, 1 आता है। और में क्या, और में तो 0 आता है 0 0 का आंसर, तो एंड नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन कौन से, नॉर और नैंड, उसको भी खत्म करते हैं नेक्स्ट टारगेट लेके। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट ट्रुथ टेबल की वैल्यू पुट करते हैं, ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट में जो है ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 करनी है और बी की वैल्यू 0 करनी है, चेक करते हैं, है ना। और फिर आपने को फाइनल आउटपुट 0 आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो चेक करते हैं, ए की वैल्यू 1 कर दी तो यहाँ पहुंचा 0 और ये आपका यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद बी की वैल्यू 0 तो डंग डंग यहाँ पे 1 पहुंच गया। बी की वैल्यू 0 कितना आपने, तो यहाँ पे 1 पहुंच गया। और ये डायरेक्ट बी से कनेक्शन है तो यहाँ पे जो है 0 पहुंच गया, है कि नहीं। तो 0 0 का आगे क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे 1 1 का आगे क्या बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया। 0 1 का जो है आंसर इस पट्टे ने जो है 0 लाया है। 0 1 का आंसर क्या बोलते हैं 0 लाया है। अगर एंड गेट होता, सॉरी नैंड गेट होता तो 0 1 का आंसर कितना आता, एंड गेट में 0 आता और फिर उसका जो है निगेटिव करके 1 आता। तो नैंड गेट तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन, नॉर, है ना। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को जबरदस्ती सॉल्व किया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हमें जो है संभ्रम लग रहा है। ऐसा ही डायग्राम था नहीं था, पहले ही बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन पे मैं गारंटी नहीं लेता, अगर क्वेश्चन इस तरह का था तो आंसर नॉर गेट है, नहीं तो फिर कुछ और ही आंसर आ सकता है या बोनस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, ध्यान से देखिए। नेम ऑफ द लॉजिक गेट इज, बताइए भाई कौन सा लॉजिक गेट है, है ना। ध्यान से देखना डायग्राम को। करंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे 0 अर्थिंग है और बैटरी यहाँ पे करंट निकलेगा ऐसे, तो आउटपुट में करंट गया मतलब आउटपुट सिग्नल 1 आएगा। करंट घुसा आउटपुट में मतलब आउटपुट का सिग्नल कितना आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान सुनना, अगर करंट लेफ्ट में जा रहा है, करंट अगर लेफ्ट में जा रहा है तो करंट को आगे जाना ही पड़ेगा, करंट को आगे जाना ही पड़ेगा, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब करंट अगर दोनों ब्रांचेस में जाएगा तो इधर भी कितना आएगा, 1 1 ही आएगा, है कि नहीं। तो अगर करंट निकलता है बैटरी से तो करंट को वाई में जाना ही पड़ेगा, मतलब वाई चमक जाएगा। और वाई में करंट आया मतलब करंट जो है आगे भी बढ़ना चाहिए, करंट आगे बढ़ना चाहिए ना। तो आगे बढ़ेगा करंट तो इन फॉरवर्ड बायस डायोड्स की मदद से ए और बी में जाएगा। तो 1 आउटपुट है और दोनों 1 1 है, मतलब आपका एंड गेट है। कौन सा गेट है, एंड गेट। तो इस तरह से बहुत सिंपल लॉजिक गेट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आइए, डिस्प्लेसमेंट करंट इन अ कैपेसिटर ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पको, चलो। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट जो है आपका इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये निकल के आता है यहाँ से। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है आपका एरिया के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बोला गया पहले एरिया 16 था, फिर 3.2 हो गया, 16 से 3.2 हुआ मतलब एरिया 1/5 हुआ है। एरिया 1/5 होगा तो क्या बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी 1/5 हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं 6 का 1/5 कितना होता है, 1.2 होता है। बात खत्म, खेल खत्म, सिंपल सा प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड आई। अब यहाँ पे जो है बच्चों ने मुझे बोला था कि स्टेडी स्टेट शब्द इस्तेमाल होता, क्या शब्द इस्तेमाल होता, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का सर्किट में कोई काम नहीं होता बेटा। स्टेडी स्टेट में सर्किट में कैपेसिटर का कोई काम नहीं होता। कैपेसिटर जो है सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ सर्किट अपना ब्रेक हो जाएगा। यहाँ ब्रेक हो गया, ध्यान से देखिएगा, सर्किट अगर यहाँ से ब्रेक हो गया, क्या हो गया ये, हाँ एक मिनट जस्ट, हाँ सर्किट अपना जो है यहाँ से ब्रेक हो गया अगर, तो ये ब्रांच गायब हो जाएगी। अगर ये ब्रांच गायब हुई ना बेटा, अगर ये ब्रांच गायब हुई
तो इस साइड करंट जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस साइड अगर करंट चला गया ना तो वापस आने के लिए रास्ता नहीं है। बैटरी से जितना करंट निकल रहा है ना उतना वापस बैटरी में आना चाहिए। तो अगर करंट यहाँ से आता है ऐसे, ये ब्रांच यहाँ पे आपने तोड़ दिया है कैपेसिटर को, तो करंट इधर घूम के वापस कहाँ जाएगा, है ना, उसी जगह पे लूप पे घूम तो नहीं सकता, लेकिन जहाँ से गया वहीं से वापस तो आ नहीं सकता। तो इसलिए पूरा का पूरा ब्रांच ही खत्म हो जाता है। इधर रास्ता ही नहीं है भाई, इधर से रास्ता तोड़ दिया ना, वापस आने का रास्ता ही नहीं है, तो करंट इस जगह एंट्री करेगा ही नहीं। और करंट अगर इस जगह एंट्री नहीं करेगा तो आपके लिए बहुत सिंपल कर देता हूँ मैं इसको, तो क्या बचेगा, है ना, इस तरफ करंट जा ही नहीं रहा तो रेजिस्टेंस भी उड़ गया आपका, है ना, इस तरफ करंट जा ही नहीं रहा तो ये बच गया अपने। और क्या, ये आर और ये आर किस में आ गए, सीरीज में, है कि नहीं, यहाँ से करंट जाएगा तो घूम के आएगा, तो ये आर और कितने हो गए, 2R, 2R और आर कितना हो जाएगा, 2R/3 हो जाएगा। ये 2R और ये आर पैरेलल में है तो इनका आंसर कितना आएगा, 2R/3, है ना, ये सब हटाओ, 2R/3, है कि नहीं। उसके बाद देखिए कि क्या बोलते हैं, 2R/3 और ये R फिर से किस में आ गए, सीरीज में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5R/3, दोनों को ऐड करने के बाद ये भी उड़ गया। 5R/3 जो है, और क्या बोलते हैं 5R/3 और R आपके किस में है, सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है। 5R/3 इंटू R अपॉन 5R/3 प्लस R, तो कितना बच रहा है, ये 5/3 ऊपर बच रहा है R के साथ, और नीचे बच रहा है 8/3, है कि नहीं, 3 खत्म, 5R/8 बच रहा है ना। इन दोनों का कितना कॉम्बिनेशन बच रहा है, 5R/8, वो जो है आपका R के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है 13R/8 ऐसा कुछ आंसर है क्या, हाँ 13R/8 फाइनल रेजिस्टेंस आता है 13R/8। 5R/8 के साथ जो है R को मिक्स कर दो, 13R/8 ये फाइनल आपका रेजिस्टेंस निकल के आता है। करंट पूछा है, करंट की वैल्यू है, टोटल वोल्टेज कितना है भैया V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 13R/8, कहाँ है ऐसा आंसर 8V/13R, ये रहा। तो थर्ड ऑप्शन इस तरह से आता है। तो सिंपल सर्किट का क्वेश्चन है, उसमें जो है जहाँ कैपेसिटर है वो पूरी ब्रांच उड़ जाएगी, है ना। एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखिए, पूरा गंदा कर दिया मैंने इसको। ये जो कैपेसिटर वाला सीन है ना, इसको हटा देना है अपने को। कैपेसिटर की जगह सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्किट अगर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे सर्किट अगर ब्रेक हो जाएगा तो इस एरिया में ये रजिस्टर तो गया पहले, तो इधर करंट नहीं आ सकता, और करंट इस एरिया में आ नहीं सकता। मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, मान लो ऐसे, ये करंट जो है क्या बोलते हैं इधर एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि इधर अगर एंट्री की तो वापस आने के लिए रास्ता नहीं है ना। तो ये पूरा ब्रांच ही आपका क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इस तरीके से फिर बाकी जो है सिंपल आपको सीरीज पैरेलल के खेल करने हैं। नेक्स्ट, a glass of refractive index mu g 1.44 is coated with a thin film of refractive index mu f is equal to 2। डायग्राम बना लो भाई, है थिन फिल्म इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। glass of refractive index 1.44 is coated with a thin film of refractive index 2, जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। थिन फिल्म को जो है ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं, ये रही थिन फिल्म, पत्थर जो है फिल्म है थिन, है कि नहीं। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म, सो दैट, थिकनेस निकालनी है भाई इसकी, थिकनेस निकालनी है, सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट, कौन सी लाइट गिर रही है, ग्रीन लाइट वेवलेंथ दी है बेसिकली, मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा टेक्स प्लेस, है ना। ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अजीब सा है। तो यहाँ पे जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया अपने को 2 दिया है, थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 2 दिया है, ओके। अब देखिए, मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू इतना, इंसिडेंट नॉर्मली, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है। तो नॉर्मल इंसिडेंस अगर होगा तो लाइट ऐसे आएगी, है कि नहीं, आर पार निकल जाएगी लाइट, तो है कि नहीं। नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है तो आर पार लाइट निकल जाएगी। तो क्या बोलते हैं आपका जो है मैक्सिमम क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है, आर पार भेजना है इस लाइट को, है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है म्यूटी का पाथ आएगा, कितना पाथ आएगा, म्यूटी का आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो है म्यूटी का पाथ आएगा एक, तो टोटल पाथ कितना आ जाएगा, 2 म्यूटी का, एक बार जो है थिन फिल्म में और एक बार जो है रेड वाली फिल्म में, 2 म्यूटी का आपका पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा पार्ट डिफरेंस रेज में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे अपने को मैक्सिमम बनाना है, क्यों मैक्सिमम बनाना है सर, क्योंकि क्या बोला है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन होना चाहिए, है ना। तो 2 म्यूटी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, एन लैम्बडा, 2 म्यूटी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो यहाँ से देखिए अपने को क्या निकालना है, थिकनेस निकालनी है, टी इज इक्वल टू एन लैम्बडा बाय 2 म्यू, है ना। तो एन की वैल्यू जो है अपन ले सकते हैं अलग अलग, एन की वैल्यू को इंटीजर है तो चेक करेंगे आंसर के हिसाब से। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5 × 10⁻⁷ आपका लैम्बडा आता है कि नहीं, अपॉन 2 × म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 2 है, 2, तो यहाँ पे 2, 5/4 इज 1.25 10⁻⁷, नैनोमीटर में चाहिए, मतलब 125 के आसपास, है ना, माइक्रोमीटर में चाहिए, सॉरी। तो ये ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन आएगा, 125 माइक्रोमीटर में चाहिए अपने को, तो इसको माइक्रोमीटर में कर लो, 125 आता है, 0.125 आता है, सॉरी माइक्रोमीटर है ना। तो इस तरीके से जो है अपने को इसको आंसर करना था। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे होता है
ट्रांसमिशन बोला है, ट्रांसमिशन में पार्ट डिफरेंस कितना होता है 2 म्यू टी का, है ना। ट्रांसमिशन में पार्ट डिफरेंस आपका 2 म्यू टी का बनेगा, क्योंकि आर पर हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है, 2 म्यू टी का ट्रांसमिशन जो है होगा। और क्या बोलते हैं एन लैम्बडा, ये मैक्सिमम कंडीशन है। एन की वैल्यू रखी नहीं सर आपने, एन की वैल्यू जो है 1 ले सकते हो आप लोग, है ना। फर्स्ट मैक्सिमा बना दो, तो इस तरीके से जो है आपको इसका आंसर 0.125 माइक्रोमीटर में निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल से है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में बोला गया है और वोल्टेज निकालने के बारे में बोला गया है। तो ये डायपोल रखा है आपका, हॉरिजॉन्टल इसकी ओरिएंटेशन है। फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर E0 एंड V0 एट डिस्टेंस ऑफ R ऑन द एक्सिस। तो R डिस्टेंस पे जो है अपने को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह बताया गया है, लेकिन डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे R डिस्टेंस है और यहाँ पे जो है 2R डिस्टेंस है। इसको नोट करें, एक जगह पे R है, एक जगह पे 2R डिस्टेंस है कि नहीं। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है अपने को फर्क निकालना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ 2R डिस्टेंस पे जो है, मतलब ये वाले पॉइंट ऊपर वाले अपने को निकालना है ना। ये वाला E0 है और ये वाला V0 है, तो ऊपर वाला E और V कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन अपने को दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, E0 की वैल्यू लिखते हैं। E0 एक्सिस पे है ना, एक्सिस पे क्या फॉर्मूला होता है 2kp/r³। ये आपका हो गया फॉर्मूला एक्सिस के ऊपर जो होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अभी हमें यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इक्वेटर की है। इक्वेटर का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फक्त kp/r³ और r वहाँ का 2r है, तो 2r का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है kp/8r³ बच रहा है कि नहीं। विच इज या इससे कितना गुना कम है, 16 गुना कम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख जाता है ना। E0/6 है ये, सॉरी E0/16 नहीं, इस तरीके से दिख रहा है आपको। और दूसरी बात, यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो होना ही था, क्योंकि इक्वेटर का पॉइंट है, इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना होता है 0। तो ऑप्शन यहाँ पे अपना 1 नंबर का आ जाता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला गया भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री एंगल पे जो है अगर आप फेंकोगे 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी हो जाएगी 20 cos 60 विच इज 10, और वर्टिकल हो जाएगी 10√3 20 sin 60, है कि नहीं। इस तरीके से स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट पे बस यही बचती है, मतलब 10 बचती है। तो आंसर कितना है 10। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड बचती है 10 मीटर पर सेकंड। अरे यार मैं क्या बोलूँ यार, इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता यार, है ना। बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम पास और लल्लू क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये थोड़ा सा अच्छा है, सिमेट्री का सब क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स, ए और बी पॉइंट जो है उसको पहले लाइन ड्रॉ कर लो। ऐसे हम लोग क्लास में कितनी बार कर चुके हैं, लाइन ड्रॉ करना होता है पहले, है ना। ए और बी, इसके आजू बाजू जो है सिमेट्री है क्या, बिल्कुल है। ए और बी के आजू बाजू जो है अगल बगल में सिमेट्री है। पोटेंशियल जो है आजू बाजू पे पॉइंट का सेम होगा। फोल्डिंग सिमेट्री है, सीधा फोल्ड मार दो, खत्म करो। फोल्डिंग सिमेट्री है, पैरेलल सिमेट्री के परपेंडिकुलर है ना। तो हम देखते हैं ए बी लाइन के पैरेलल सिमेट्री है, पैरेलल सिमेट्री में हम फोल्ड करते हैं। तो आफ्टर फोल्डिंग हाउ इट विल लुक, मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से, ध्यान से देखना। ये ए है यहाँ पर और यहाँ पर जो है बी है। एक एक रजिस्टर हम लोग फोल्ड करके डालते जाएंगे, आप बताते जाना मुझे क्या होने वाला है। तो फोल्ड करेंगे तो ये आर के ऊपर जो है, ये आर के ऊपर ये आर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जो है वो r/2 बनने वाला है। फोल्डिंग में जो है ये r/2 बन जाएगा, फोल्डिंग में आधा हो जाता है r/2, है कि नहीं। फिर जो है आप देखो ध्यान से, इस आर के ऊपर जो है आप देख सकते हैं ये वाला आर ओवरलैप हो जाएगा फोल्डिंग में। तो साइड में जो बनेगा वो भी आपका r/2 बन रहा है कि नहीं, फोल्डिंग हो रहा है। इस आर के ऊपर कौन सी फोल्डिंग होगी भाई, ये वाले आर की फोल्ड हो जाएगा ऐसे। तो नीचे भी जो बनेगा वो फिर से r/2 बनेगा। बड़ा मजा आ रहा है यार, फोल्डिंग चल रही है कि नहीं। इस वाले आर के ऊपर जो है ये वाला आर ओवरलैप हो जाएगा ऐसे फोल्डिंग करने के बाद। फिर से नीचे भाई r/2 ले लो यार, का टाइम पास है, r/2 है कि नहीं। ये वाला आर निपट गया, ये वाला आर है, इसके साथ ये फोल्ड हो जाएगा r/2, और ये वाले आर के साथ जो है आगे बी के साथ जाना है अपने को, ये r/2 फोल्ड हो जाएगा ऐसे। तो बी तक पहुंच गए हम लोग। तो अब बचा ही क्या यार, मैं क्या ही बोलूँ इसमें, देखो फटाफट करते हैं इसको, बताइए। चलो ये r/2 और r/2 कितने बन जाएंगे, दोनों मिलके जो है r बन जाएगा। ये दोनों मिलके सीरीज में आ गए ना, r बन जाएंगे दोनों। ये भी सीरीज में आ गए तो इनका भी जो है r बन जाएगा। ये r और फिर से कितने बन जाएंगे, r/2 बन जाएंगे, सब हटा के r/2 बन गए सब मिला के, है कि नहीं। ये r और ये r जो है अपने r/2 बन गए। r/2 कितना हो गया, r आ गया, फिर से r/2 3 r/2 आंसर इसका। और क्या, n की वैल्यू 3 आती है, n = 3। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिंपल है, सिमेट्री करनी है, उसके बाद तो टाइम पास है, उसके बाद तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट जो है देखते हैं सिमेट्री के, इससे खतरनाक क्वेश्चन हमने कर रखे क्लास में। बड़ा ही सिंपल था सिमेट्री का। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन। कैलकुलेशन है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन कैलकुलेट होते हैं, लेंदी होते हैं। चलो करते हैं आराम से कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है भाई, Ke max का फॉर्मूला बताइए। Ke max इज इक्वल टू hc/λ, या फिर मैं अगर डायरेक्ट बोलूँ ना
हाँ चलो एच सी बाई लैम्बडा कर देते हैं, एच सी बाई लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन, एच सी बाई लैम्बडा इंसिडेंट एनर्जी है, उसमें से वर्क फंक्शन हटा दो, जो बचेगी वो के मैक्स होगी आपकी, है कि नहीं। ये अपने पास इक्वेशन इस तरह से होता है ना, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा माइनस 5 फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होता है। इसमें क्या करना है, एच सी बाई लैम्बडा लिखा है, तो के मैक्स कितनी दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा माइनस 5, 5 कितना है भैया, कहाँ गया 5, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एच सी बाई लैम्बडा कितना हो गया, एच सी बाई लैम्बडा हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इस तरीके से अपने एच सी बाई लैम्बडा की वैल्यू आती है। अब क्या बोला गया, इफ द इंसिडेंट वेवलेंथ इज बिकम लैम्बडा बाई 2, वेवलेंथ घटा दी है, एनर्जी बढ़ा दी है, एनर्जी बढ़ाने से जो है फोटो इलेक्ट्रिक वेव चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो लैम्बडा बाई 2 की जो है आपने क्या कर दी, वेवलेंथ कर दी है। तो अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ध्यान सुनना, यहाँ पे एच सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, या लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एच सी बाई लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नया केस में क्या बोला गया है, नए केस में अपने को जो है के मैक्स निकालना है, नए केस में के मैक्स निकालना है। फिर से वही इक्वेशन है, एच सी अपॉन, अब लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा बाई 2 कर दिया उन्होंने, है ना, -5, वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 2 टाइम्स एच सी बाई लैम्बडा -1, एच सी बाई लैम्बडा इज 3, उसका 2 टाइम करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 - 1 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है, सिंपल सा आंसर था। ऐसे भी कर सकते थे कि आपका जो है लैम्बडा उन्होंने क्या कर दिया, आधा, मतलब एनर्जी हो जाएगी डबल, एनर्जी डबल मतलब 3 की एनर्जी 6 हो जाएगी, तो उसमें से 1 कट के 5 बचेगा। ओरली भी कर सकते थे, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा तो होना चाहिए पेपर में, इसलिए कर दिया थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर। वायर की डेंसिटी कैसे निकालेगा भाई, वायर की डेंसिटी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। वायर का मास अपॉन वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंड्रिकल वायर होती है, πr² × L, ये फॉर्मूला डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास दिया है, रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, सब कुछ दिया है, और डेंसिटी में जो एरर पूछा है, तो फटाफट देखो, डी रो बाय रो, है ना, फ्रैक्शनल एरर, डी रो बाय रो इज इक्वल टू dm/m प्लस 2 टाइम्स dr/r, है ना। एरर अपने को निकालना है, एरर हमेशा प्लस में होता है, याद रखें। तो r का स्क्वायर है, तो dr/r 2 टाइम्स आ जाएगा आपका, प्लस dl/l। फटाफट देखिए वैल्यू डालते हैं, डी रो बाय रो अपने को निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके फिर जो अपने को परसेंटेज मिलेगा। तो dm/m देखिए, मास में कितना एरर है, 0.003, 0.003 लिस्ट काउंट है आपका, अपॉन ओरिजिनल मास है 0.6, ये चीज़ आ गई, प्लस 2 टाइम्स dr कितना है भैया 0.01, 2 टाइम्स करना है तो 0.02 लिख दो इसको, अपॉन r की वैल्यू डाल दो भाई 0.5, प्लस dl कहाँ है 0.05 बाई 10, 0.05 बाय 10, है ना। ये डी रो बाय रो है, अपने को वैसे परसेंटेज चेंज चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई पहले से कर देता हूँ, तो परसेंटेज चेंज जो आएगा 100 से मल्टीप्लाई करके लिखो ना, खत्म करो। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.6 प्लस 2 बाई 0.5 प्लस 5 बाई 10। तो फटाफट देखिए, ये 1/2 मतलब 0.5 बच रहा है, ये आपका जो है 4 बच रहा है, ये भी 0.5 बच रहा है, तो 5 आंसर आता है, 5%। कहाँ है ये आ रहा है आंसर। तो भाई क्या बोलने का यार, अब इतना सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, सिंपल एरर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एरर में याद रखें सब लोग, डिनोमिनेटर में हो कहीं भी हो, एरर हमेशा ऐड होते हैं, तो सबको प्लस आएगा, ऐसा नहीं कि -2 आएगा, सब प्लस है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ He प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, है ना, हीलियम। तो क्या करते हैं, रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, वो अपना तो होता है स्टैंडर्ड, इंटू क्या होता है n² होता है कि नहीं। तो n² मतलब हीलियम का n² 4 आ जाएगा, 0.529, सॉरी n² है ना, तो n² मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये z की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी, तो 2, तो 1.058 ये रहा एंगस्ट्रॉम में। इस तरीके से जो है अपना ये आंसर आता है 1.058 एंगस्ट्रॉम, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अ मासलेस ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ मास 2m। तो भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, तो क्या है देखो, मासलेस ट्यूब है बना, मासलेस ट्यूब देख लो भाई, मासलेस ट्यूब है, इसके अंदर जो है 2m मास का लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड ही है ना, एक मिनट, लिक्विड है, लिक्विड है भाई, देख लो लिक्विड है, लिक्विड का मास कितना है सर 2m, ओके। एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये एक्सिस लिख ले वन एंड से, इसके अबाउट घुमा दो इसको ओमेगा स्पीड के साथ, ऐसे ऐसे घूमेगा, लिक्विड का पानी जो है, लिक्विड जो है पूरा अंदर की तरफ ढकेला जाएगा, पानी बाहर नहीं गिरेगा। इफ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द अदर एंड, दूसरा एंड जो है, यहाँ से लिक्विड को जो फोर्स मिल रहा है ट्यूब की मदद से, उसकी वैल्यू F अपने को निकालनी है बेसिकली, वो सब चेक करना है। तो ध्यान सुनना, अभी ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ इसका, ये आपको जो है बड़ा ही सिंपल लगेगा। इतना जो है FBD बनाओ आप किसका, ये लिक्विड को देखो बस, है ना, लिक्विड का FBD अगर हम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लिक्विड जो है ये लाल वाला, इसके ऊपर ट्यूब ऐसे फोर्स लगाएगी,
ट्यूब नॉर्मल लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी इसको फोर्स बोल सकते हैं हम लोग। तो फोर्स लगाएगी ट्यूब, ट्यूब लिक्विड के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगी। इस तरफ ही क्यों लगाएगी? क्योंकि लिक्विड का सेंटर ऑफ मास अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। लिक्विड का सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है। सेंटर ऑफ मास अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, जो किसने दिया? ट्यूब ने दिया एज ए नॉर्मल। तो ट्यूब ने जो है एफ फोर्स लगाया, वही काम किसका करेगा? सेंटर ऑफ मास के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स का करेगा। तो इसको पार्टिकल अगर माने तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे देख, सेंटर ऑफ मास का मास कितना है? 2m। तो 2m मास का सेंटर ऑफ मास है और डिस्टेंस कितना लेना है? फिर L/2 लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास है ना L/2। L/2 पे जो है सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है। L/2 डिस्टेंस पे एक्सिस से सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स बनके ये फोर्स लग रहा है F। तो F की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फार्मूला, फोर्स का फार्मूला m ओमेगा स्क्वायर r है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला m मतलब मास कितना है भाई? 2m। देख ले भाई, ओमेगा स्क्वायर r मतलब L/2। तो यहाँ पे जो है 2 खत्म हो जाता है, m ओमेगा स्क्वायर l ये आंसर है। तो यहाँ पे जो आप देखो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती है, मतलब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, अल्फा की वैल्यू अपने आप 1 आ जाती है। सबसे सस्ता सॉल्यूशन बिना इंटीग्रेशन के, एकदम कॉन्सेप्चुअल आपको मैंने बता दिया। सेंटर ऑफ मास से करके देखो। नेक्स्ट, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखना। अ बॉल ऑफ मास m अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इन अ लिक्विड व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। तो इस तरह से जो है बॉल को ड्रॉप कर दिया लिक्विड के अंदर, और इफ द डेंसिटी ऑफ बॉल इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है बेटा, क्योंकि दो तरह के जो है हमारे पास डेटा आए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ बॉल जो है, डेंसिटी ऑफ जो बॉल है वो दुगनी है, किससे? डेंसिटी ऑफ क्या बोलते हैं? लिक्विड से। तो बॉल जो है ज़्यादा डेंस है तो डूबेगा पानी के अंदर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आधी थी सर, आधी। तो आधी होगी तो बॉल ऊपर उठेगा, तैरेगा, है ना। तो दोनों के आंसर जो है अलग अलग आएंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे जो है मैंने डूबने वाला केस लिया है क्योंकि मुझे डेटा ये मिला है। अगर ऊपर आने वाला होगा तो उसके भी देख लेंगे अपन। तो ध्यान से देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो बॉल की डेंसिटी जो है 2 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, इसके मतलब बॉल अपना क्या करने वाला है? इसमें डूबेगा। तो ध्यान से देखिए, बॉल अगर डूबेगा तो कौन से फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? फाइंड द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। डूब रहा है बॉल ना, विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। फिर बॉल अगर डूब रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। बॉल अगर ऊपर आता वो दूसरा वाला केस, तो विस्कस फोर्स नीचे लगता, वो अलग केस हो जाएगा। तो ये अपन डूबने वाला कर रहे हैं। तो बॉल डूब रहा है, इसका मतलब विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे, ऊपर लगेगा। बॉल नीचे डूब रहा है कि नहीं? नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा और ऊपर बायएनसी भी लगेगी। ये लग बायएनसी फोर्स है कि नहीं? और टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है। टर्मिनल वेलोसिटी आ गई मतलब फोर्स बैलेंस कर दो, Fv प्लस Fb इज इक्वल टू mg। टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है मतलब क्या करना है अपने को? फोर्सेस को क्या करना है? बैलेंस कर देना है कि नहीं? तो Fv की वैल्यू कैसे निकालेंगे? विस्कस फोर्स, वही तो निकालना है। फाइंड विस्कस फोर्स, Fv चाहिए अपने को, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg माइनस बायएनसी फोर्स, mg माइनस बायएनसी फोर्स, है ना। mg को कैसे लिखता हूँ मैं, है ना? m क्या है? मास ऑफ द बॉल। m क्या है? मास ऑफ द बॉल। इसको मैं लिखता हूँ, इसको mg रहने दो, सिंपल रहने दो, mg माइनस बायएनसी फोर्स का फॉर्मूला बताइए। बायएनसी फोर्स का फॉर्मूला है रो वी जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू जी। तो ध्यान सुनना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो अपनी रो हो जाएगी, है कि नहीं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी हो जाएगी? रो, है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड को एक काम करो ना, यहाँ पे दिया तो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को ले लो, रो बी बाई 2। यहाँ से देखिए, यहाँ से डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो बी, बॉल की आधी, रो बी बाई 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू जी। अब जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज दिस फैक्टर? डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल, दिस इज मास ऑफ द बॉल। तो mg हो जाएगा, ये mg बाई 2 हो जाएगा, है ना, mg बाई 2। तो यहाँ से जो है Fb की वैल्यू आ रही है mg बाई 2। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो है क्या आता है? mg बाई 2 अपने पास बचेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो mg बाई 2 आता है, दैट इज ओके। बट अगर बॉल ऊपर आता तो क्या होता? बॉल अगर ऊपर आता तो क्या होता? ये v वाला फोर्स कहाँ लगता? आपका नीचे लगता, और फिर जो mg के अंदर जो है mg बाई 2 ऐड होता, 3mg बाई 2, है ना, या 3mg बाई 4। ये वाला आंसर आपका आ सकता था। दूसरा केस है, अभी के लिए बस यही आप याद रखो कि हमने जो केस किया है वो बॉल ऊपर उठने वाला है। जब थोड़ा सा जो है बच्चों ने जो दो अलग अलग तरह के जो है क्वेश्चन बताए, इसलिए कंफ्यूजन है। एनीवेज, हमारा आंसर जो आ रहा है mg बाई 2 आ रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए, सिंपल सा केस है। थैंक यू।